पेंशन को लेकर के मामला गरमाया हुआ है। अलग अलग स्तर पर कई सवाल उठ रहे हैं। क्या सरकार की लाई हुई यूपीएस यानी यूनिफाइड पेंशन स्कीम एक फेल्ड एक्सपेरिमेंट बनकर रह गई है? क्यों लोग सरकार से पुरानी पेंशन स्कीम यानी ओपीएस को लागू करने की मांग कर रहे हैं? इस बीच में क्या है राज्य कर्मचारियों की हालत और डिमांड, और क्या दूसरे देशों में पेंशन को लेकर वहां की सरकारों के पास कोई बेहतर मॉडल है जिससे हम कुछ सीख सकें? नमस्कार, मैं हूं प्रियंका संभव और आप देख रहे हैं मनी 9 और पेंशन के इस पेज को ही समझते हैं। सरकारी नौकरी ज्वाइन करने के पीछे सबसे बड़ा चार्म होता था पेंशन का, लेकिन अब इस पेंशन का स्वरूप बदल गया है। भारत जहां सोशल सिक्योरिटी आज भी एक दूर की कौड़ी लगती है, वहां रिटायरमेंट के बाद एक फिक्स्ड इनकम का सोर्स होना बेहद जरूरी है। और ये आप उनसे पूछिए जो अपने बुढ़ापे में हैं और 500 या 1000 रुपए की सरकारी सहायता पर आश्रित हैं। 2002 में पेंशन की बदलावों की शुरुआत हुई है और अटल बिहारी सरकार ने ओपीएस को हटाकर नेशनल पेंशन सिस्टम को इंट्रोड्यूस किया। इसके बाद से कई सरकारी यूनियंस इसका विरोध कर रहे हैं। इसी विरोध को शांत करने के लिए मोदी सरकार ने अप्रैल 2024 में यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया, जिसका मकसद था कि एक ऐसा मॉडल लाया जाए जो ओपीएस जैसी गारंटी भी दे और एनपीएस जैसा बैलेंस भी रखे, ताकि सरकारी खजाने पर ज्यादा प्रेशर ना पड़े। अब सरकार की मंशा सुनने में तो बड़ी अच्छी लग रही है, लेकिन जब इसे अपनाने की बारी आई तो पूरे देश के 27 लाख केंद्र सरकारी कर्मचारियों में से सिर्फ 1% कर्मचारियों ने ही इसे चुना है। जी हां, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं, केवल 1% कर्मचारियों ने इसके लिए ऑप्ट किया है। और इसके पीछे वजह क्या है, ये बताते हैं। बात यह है कि यूपीएस के हिसाब से हर कर्मचारी को अपनी सैलरी का 10% कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा और सरकार देगी 18.5%। ये तो ठीक लग रहा है, सरकार ज्यादा दे रही है। फिर दिक्कत कहां है? तो यही है वो पेच और वो ये फंस रहा है मामला कि अगर आपके रिटायर होने से पहले आपने कम से कम 25 साल की नौकरी की हो तो ही आपको ओपीएस की तरह आपकी आखिरी बेसिक सैलरी का आधा हिस्सा पेंशन के तौर पर मिलेगा। और इस पेंशन में महंगाई यानी डियरनेस अलाउंस भी हर साल जुड़ता रहेगा। लेकिन अगर आपने केवल 10 साल की ही नौकरी की है, यानी 25 साल का टेन्योर पूरा नहीं किया है, तो आप इस आधी पेंशन के हकदार नहीं होंगे। ऐसी स्थिति में आपको कम से कम 10,000 रुपए तक का महीने पेंशन ही मिल पाएगी। यही मसला है जो कर्मचारियों को परेशान कर रहा है, यानी कि 25 साल तो कम से कम नौकरी करनी ही होगी आधी पेंशन पाने के लिए। ऐसे में अगर कोई जल्दी रिटायर होना चाहता है या उसकी नौकरी ही लेट लगी हो तो उसको इससे कोई खास फायदा मिलेगा ही नहीं। और सबसे बड़ी बात, अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाती है या नौकरी के बीच में ही कर्मचारी की मृत्यु हो जाती है तो उस स्थिति में फैमिली के लिए क्या नियम होंगे, इस पर अभी भी तस्वीर साफ नहीं की गई है। तो कहीं अगर आपने यूपीएस चुन लिया और आप वापस एनपीएस में स्विच करना चाहें तो ये भी जो है सरकार ने पहले मना कर दिया था। इन्हीं सब रिस्क की वजह से लोगों ने यूपीएस से दूरी बना ली। सरकार जिस मकसद से यूपीएस लाई थी वो फेल होती हुई दिखने लगी। फिर सरकार ने जुलाई 2025 में नियम बदले, जैसे कि अब यूपीएस वालों को भी एनपीएस वालों की तरह ही टैक्स बेनिफिट मिलेंगे। और अगर किसी कर्मचारी की नौकरी के दौरान मौत हो जाती है या वो विकलांग हो जाता है तो उसे भी ओपीएस जैसी सुरक्षा मिलेगी। इसके अलावा यूपीएस में ग्रेच्युटी का फायदा भी अब शामिल कर दिया गया है, जो फायदा पहले सिर्फ ओपीएस वालों को ही मिलता था। इतना ही नहीं, पहली बार ये सुविधा भी दी जा रही है कि अगर किसी ने यूपीएस के लिए ऑप्ट किया है और बाद में वो एनपीएस में स्विच करना चाहता है तो ये ऑप्शन भी खुला रहेगा। बस शर्त ये है कि रिटायरमेंट से 1 साल पहले तक उन्हें ये फैसला लेना होगा कि वो यूपीएस से अब एनपीएस के जरिए पेंशन पाना चाहते हैं। अब सवाल ये आता है कि अगर इतना विरोध है और लोग सामने से आकर के यूपीएस चुनने में बहुत हिचकिचा रहे हैं तो सरकार ओपीएस को ही क्यों नहीं लागू कर देती है? तो इसमें क्या समस्या, ये समझिए। दरअसल ओपीएस ने सरकार की जेब पर बहुत बोझ डाल दिया था। अगर हम सिर्फ राज्यों की ही बात करें तो 2015 में पेंशन का खर्चा 1.8 लाख करोड़ था, लेकिन 2024 तक ये बढ़कर 5.2 लाख करोड़ तक पहुंच गया, यानी लगभग 2.5 गुना। आरबीआई ने अपनी एक रिपोर्ट में साफ लिखा है कि ओपीएस पर लौटना राज्यों के लिए फाइनेंशियली फीजिबल ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये उनकी वित्तीय हालत पर बहुत ज्यादा असर डाल सकता है।
यही वजह है कि सरकार यूपीएस के जरिए एक मिडिल ग्राउंड चाहती है, जिससे कर्मचारियों को भी पेंशन की गारंटी मिले और सरकार के खजाने पर भी बोझ ना पड़े, क्योंकि आज जो हमारा डेमोग्राफिक डिविडेंड है वो कल बूढ़ा होगा और पेंशन जैसी सोशल सिक्योरिटी के बगैर वो अपनी सारी जरूरतों के लिए सरकार पर निर्भर हो जाएगी। ऐसे में एक रोबस्ट सोर्स ऑफ इनकम का होना बहुत जरूरी है। अब अगर दुनिया की तरफ देखें तो बाकी देशों ने इस पेंशन की प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया है आपको बताते हैं। हमने ये देखा कि काफी सारे देश हैं, जैसे कि चीन ने 2015 में डिफाइंड कंट्रीब्यूशन सिस्टम शुरू किया, जिसमें सरकार 20% और कर्मचारी 8% का योगदान देते हैं। इसके अलावा थाईलैंड की बात करें तो यहाँ कर्मचारी 3% का योगदान करते हैं और सरकार उतना ही मैच करती है। अमेरिका और यूरोप के कई देशों ने तो पेंशन से बचने के लिए रिटायरमेंट की उम्र बढ़ा दी है और कंट्रीब्यूशन की परसेंटेज भी बढ़ा दी है, और कहीं तो फैमिली और अदर बेनिफिट्स को भी कम कर दिया गया है। यानी साफ है कि पेंशन कैसे दिया जाए ये समस्या केवल भारत की अकेली नहीं है, पूरी दुनिया ही इस प्रॉब्लम से जूझ रही है। भारत में सरकार यूपीएस को एक ऐसे मध्यम मार्ग की तरह पेश कर रही है जिसमें ओपीएस जैसी सुरक्षा और एनपीएस जैसा फायदा मिल जाए, लेकिन कर्मचारियों की नजरों से देखें तो अभी भी उन्हें लगता है कि ओपीएस जितनी सुरक्षा इनके नए पेंशन सिस्टम में नहीं है। सरकार के इसमें रिफॉर्म के लिए उठाए गए कदम के बावजूद कर्मचारियों का भरोसा इस पर जम नहीं पा रहा है। अभी भी वो ओपीएस की ही मांग पर अड़े हुए हैं। ऐसे में सरकार का अगला कदम क्या हो सकता है, क्योंकि पेंशन पर अभी तक आम सहमति तो बनती हुई नजर नहीं आ रही है। ये एक डेवलपिंग स्टोरी है, इससे जुड़ी अपडेट आप मनी 9 पर देखते रहेंगे। इस वीडियो में तो इतना ही, लेकिन इस तरह की खबरों के लिए मनी 9 के साथ जुड़े रहिए और मनी 9 के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए।